अगर आप अटल जी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ने बहुत सारे सुधार और डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल दुश्मनी और विचारों में अंतर को अलग रखकर एक शानदार सीख दी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया की ग्रोथ के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन से दुनिया के लीडर्स और पॉलिटिशियंस के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। इसके लेखक है किंसुक नाग, एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और ऑथर। एक आदमी जो कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ और लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर गया, और वो आदमी थे इन अटल बिहारी वाजपेयी। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 दशकों तक देश की सेवा में अपना योगदान दिया। इस बुक में आपको उनके चरित्र के बारे में तो जानने को मिलेगा ही, साथ ही ये भी पता चलेगा कि कैसे इतने सालों तक वो अपनी एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी टू सेंस में एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो उन्हें आइडियाज फॉलो करते हैं। उन्होंने न सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के सामने एक उदाहरण सेट किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 में क्रिसमस के दिन प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर में एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। यही उनका बचपन गुजरा और शुरुआती शिक्षा मिली। तब ये स्टेट ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था। उनके पिता कृष्णा बिहारी पहले के स्कूल टीचर थे, जो बाद में हेडमास्टर प्रमोट किए गए और उसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर बनकर रहे। अपने फादर कृष्णा बिहारी के प्रभाव से अटल को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे इंडिया में फैला तो ग्वालियर में भी प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था। कृष्णा बिहारी ने देखा कि उनके बेटे अटल और प्रेम भी रेवोल्यूशंस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने दोनों को बटेश्वर भेजने का फैसला लिया। लेकिन जल्दी ही बटेश्वर भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गया। एक दिन गांव की मार्केट में डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था। अटल और प्रेम भी वहां पर थे। बिहार के लीडर लीलाधर वाजपेयी ने बड़ी पावरफुल स्पीच दी। वो लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को डेमोलिश करके वहां इंडियन फ्लैग खड़ा कर दो। लीलाधर बड़े अच्छे स्पीकर थे। उनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था। दोनों भाई अटल और प्रेम भी भीड़ के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने डेमोलिशन में पार्ट नहीं लिया। जब लीलाधर और बाकी लोग क्विट इंडिया के नारे लगाते हुए बिल्डिंग्स जला रहे थे तो दोनों भाई उसमें शामिल नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद ही अथॉरिटीज वहां पहुंच गई। पुलिस ने कई सारे लोग अरेस्ट किए, जिसमें लीलाधर, अटल और प्रेम भी थे। दोनों भाइयों को 23 दिन जेल में काटने पड़े। कृष्णा बिहारी को जब ये सब पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। अपने बेटों को छुड़ाने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। इसी बीच पुलिस ने अटल और प्रेम को अलग अलग इंट्रोगेट किया, लेकिन दोनों ने सेम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा वो लोग भीड़ के साथ थे, लेकिन उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। क्राउड के लीडर लीलाधर को गिल्टी मानकर कोर्ट ने 3 साल के लिए जेल भेज दिया। दोनों भाई अटल और प्रेम को छोड़ दिया गया। ये इंसिडेंट इस फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी आई ओपनर से कम नहीं था। अरेस्ट के टाइम अटल ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे, जहां वो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सीख रहे थे और बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे। उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल गई थी, इसीलिए आगे की पढ़ाई उन्होंने कानपुर से की। उन्होंने ऑनर्स से ग्रेजुएशन डिग्री की। पढ़ाई के दौरान वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के कांटेक्ट में आए। यहाँ उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला उसने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की नींव रखी। अटल बिहारी के अपने शुरुआती पॉलिटिकल करियर में दीनदयाल उपाध्याय से बड़े इन्फ्लुएंस थे। दोनों ही नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण थे और दोनों आरएसएस के मेंबर भी थे। आरएसएस न्यूज़पेपर के एडिटर के तौर पर अटल के काम से दीनदयाल बड़े प्रभावित थे। अटल की लाइफ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बड़ा प्रभावित किया, जो कि जनसंघ के फाउंडर थे। आरएसएस नई पॉलिटिकल पार्टी का मेजर सपोर्टर बन गया था और इसलिए दीनदयाल ने अटल को श्यामा प्रसाद से मिलवाया। दीनदयाल को अटल एक ऐसे स्मार्ट एनर्जेटिक यंग मैन लगते थे जो जनसंघ के बड़े काम आ सकते थे।
अटल श्यामा प्रसाद के असिस्टेंट बन गए। श्याम प्रसाद जब कश्मीर के कंट्रोवर्शियल इश्यू पर काम कर रहे थे तो अटल उनके साथ ही थे। तब तक अटल एक यंग आइडियल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में इमेज बना चुके थे। श्यामा प्रसाद को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं मिली, फिर भी वो जाना चाहते थे। अटल और उनके स्टाफ के 3 लोग उनके साथ पठानकोट तक गए। श्यामा प्रसाद को लगा कि शायद पंजाब गवर्नमेंट उन्हें रोक लेगी और अरेस्ट कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अपने खिलाफ हो रही कॉन्स्पायरेसी का उन्हें पता नहीं था। उन्हें कश्मीर में एंटर तो करने दिया गया, लेकिन उन्हें कश्मीर से वापस नहीं जाने दिया और कश्मीर में ही नजरबंद रहते हुए उनकी डेथ हो गई। जनसंघ पर पहाड़ टूट पड़ा। एक बड़ी ट्रेजेडी थी जिसमें अपोजिशन पार्टी को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। जनसंघ के लोकसभा में एक पोजीशन की वैकेंसी निकली। दीनदयाल ने अटल का नाम सजेस्ट किया, लेकिन तब अटल सिर्फ 28 के ही थे। लेकिन दीनदयाल को पूरा यकीन था कि अटल ने श्याम प्रसाद से काफी कुछ सीख लिया है और उन्हें अटल के पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट पर भी पूरा भरोसा था और इस तरह अटल इलेक्शन में खड़े हुए। तब जनसंघ इतनी पॉपुलर पार्टी नहीं थी। अटल ने बहुत हार्ड वर्क किया, तब जाकर 1957 में जनसंघ 4 सीटें जीतकर पार्लियामेंट में पहुंची और उनके एक सीट पर अटल खुद थे। उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में से 5 मिनट दिए गए बोलने के लिए और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर अटल की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काफी इंप्रूव हुई। उनकी खासियत थी कि वो अपना मैसेज एक बहुत क्लियर ऑर्गेनाइज तरीके से कम्युनिकेट करते थे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी उन्हें बहुत मानते थे। एक मौके पर नेहरू अटल को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिलाने ले गए। पंडित नेहरू बोले, ये यंग मैन अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। वैसे ये हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मुझे इनका फ्यूचर काफी ग्रेट लगता है। जनसंघ में एक और ट्रेजेडी हो गई थी। 1967 में दीनदयाल जनसंघ के प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन वो सिर्फ 40 दिन से ज्यादा पोजीशन नहीं रह पाए क्योंकि अचानक उनकी मौत हो गई और वो भी बड़े मिस्टीरियस तरीके से। वो एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। उनकी मौत के बाद आरएसएस के लीडर MS गोवालकर जनसंघ के नए प्रेसिडेंट बने। पुराने प्रेसिडेंट बलराज मधोक पोजीशन के लिए काफी लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन गोवालकर को अटल एक बेटर कैंडिडेट लग रहे थे। अटल को जब पता चला कि उनका नॉमिनेशन जनसंघ के प्रेसिडेंट के लिए हो रहा है तो वो बड़े शौक थे। मैं दीनदयाल की जगह कैसे ले सकता हूँ, ये ख्याल उनके मन में आ रहा था। खैर, अटल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। एक अच्छे लीडर के तौर पर उनकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज उभर कर आई। अटल ने एक मजबूत टीम बनाई जो उनके साथ मिलकर काम कर सके। हालांकि अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, मधोक के दिल में अभी भी अटल के लिए रिवेंज की फीलिंग थी, बदले की भावना थी। वो हर मौके पर अटल की बात का विरोध करते थे, लेकिन मधोक अटल को कमजोर नहीं कर पाए। अटल को देखकर वो हमेशा गुस्से में आ जाते थे, जबकि अटल बहुत कूल कैट बने रहते थे। मधोक अपने व्यूज में एक्सट्रीम थे, जबकि अटल हर बात को केयरफुली जज करते थे। अटल मिडिल ग्राउंड में रहकर हर साइड के गुड पॉइंट्स देखना पसंद करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मधोक मुस्लिम इश्यूज को लेकर एक्सट्रीम ओपिनियन देते थे, लेकिन अटल ने ऐसा कभी नहीं किया। अटल हमेशा टैक्टिकल एलियंस के फेवर में रहे। कई मौकों पर उन्होंने सेम गोल अचीव करने के लिए अपोजिशन पार्टी का भी साथ दिया। अटल ने एक बार कहा था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अवॉइड नहीं की जा सकती, इसकी एक ही रेमेडी है, पार्टीज को कोलिशन पॉलिटिक्स रखनी चाहिए। इसी बीच अटल को कई बार इंदिरा गांधी से भी डील करनी पड़ी, जैसे कि एक बार दोनों फेमस पॉलिटिशियन दिल्ली के जूनियर डॉक्टर्स के इश्यू पर डिसएग्री हो गए। ये जूनियर डॉक्टर्स सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे और साथ ही अपने लिए सेपरेट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मांग रहे थे। इस पर इंदिरा और अटल के बीच पार्लियामेंट में जमकर डिबेट हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा, गरीब लोग तो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे, ना तो ये लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे और ना ही नॉन कोऑपरेटिव बिहेव कर रहे हैं, तो ये लोग क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं जो अच्छी खासी पढ़े लिखे हैं। मैं हैरान हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती। इस पर अटल ने जवाब दिया, क्या ये बात समझने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा? गरीब लोग कभी आवाज नहीं उठाते, उन्हें हमेशा ही दबाया जाता है और उनमें यूनिटी भी नहीं होती, जबकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, इसे इन्हें अपने राइट्स पता है।
इसी तरह कई और इश्यूज थे जिन पर इंदिरा और अटल के बीच डिसएग्रीमेंट था। 1970 में इंदिरा ने जनसंघ पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि ये इंडियनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर देश चलाना चाहता है। इंदिरा ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि वो जनसंघ ग्रुप से सिर्फ 5 मिनट में निपट सकती है। अटल को ये बात बड़ी बेतुकी लगी। उन्होंने इसका जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कह रही है कि वो हमसे सिर्फ 5 मिनट में निपट सकती है, लेकिन 5 मिनट में जब वो अपने बाल नहीं ठीक कर सकती तो हमें क्या ठीक करेंगे। जब नेहरू जी हमसे नाराज होते थे तो एटलीस्ट अच्छी स्पीच तो देते थे और फिर जनसंघ उन्हें चौहाती थी, लेकिन इंदिरा के साथ ये बात नहीं है, वो खुद ही नाराज रहती हैं। अटल ने आगे ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि इंडियनाइजेशन क्या है। जनसंघ का प्रोग्राम तो सेक्युलरिज्म है, जिसमें सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि सारी इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। अटल ने कहा था, इंडियनाइजेशन इज अ मंत्र ऑफ नेशनल अवेकनिंग। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक कंट्रोवर्सी हमेशा रही। राजकुमारी कौर नाम की एक लेडी थी जो हमेशा अटल के घर का टेलीफोन पिक करती थी। एक जर्नलिस्ट ने इस बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया। गिरीश निकम याद करते हैं कि जब भी वो अटल के घर फोन करते थे हमेशा मिसेस कौर ही फोन उठाती थी। मिसेस कौर ने ही उन्हें बड़े जेंटली एक्सप्लेन किया कि वो उनके हस्बैंड और वाजपेयी जी 40 सालों से अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए तीनों सेम रेसिडेंस शेयर करते हैं। एक विमेंस मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मिसेस कौर ने कहा कि मेरा मिस्टर कौर के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अटल और मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसके पीछे एक खूबसूरत सी कहानी है जो विक्टोरिया कॉलेज में शुरू हुई थी। मिसेस कौर और वाजपेयी एक्चुअल में क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड थे। ये 1940 की बात है। उन दिनों लड़के और लड़की के बीच फ्रेंडशिप बुरी बात मानी जाती थी, इसलिए अक्सर दिल की बात दिल में ही रह जाती थी। एक दिन राजकुमारी कौर ने अपनी एक फ्रेंड को बताया कि अटल ने मेरे लिए स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक के अंदर लेटर रखा है। राजकुमारी ने लेटर पढ़ा और रिप्लाई भी किया लिखा, लेकिन वो लेटर अटल पढ़ नहीं पाए। फिर कई साल बाद गुजर गए और राजकुमारी की शादी ब्रिज नारायण कौर नाम के एक यंग टीचर से हो गई। एक्चुअल में राजकुमारी अटल से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके फादर नहीं माने। कौर फैमिली वैसे तो ब्राह्मण थी, लेकिन वे लोग खुद को हायर कास्ट समझते। अटल अपनी राय में मूव हो गए और एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन बने। जब मिस्टर एंड मिसेस कौर दिल्ली मूव हुए तो एक बार फिर तीनों की मुलाकात हुई। उनके बीच इतनी गहरी फ्रेंडशिप थी कि रिश्ता लाइफ टाइम तक चला। अटल के गुड कैरेक्टर की कई लोग मिसाल देते हैं। उनमें से एक है उनके फॉर्मर एड। वो बताते हैं कि अटल पार्लियामेंट के लिए बड़े डेडिकेट थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन दिनों भी अक्सर राज्यसभा और लोकसभा के सेशंस अटेंड करने आते थे, स्पेशली जब कोरम बेल जब बजती थी जो सिग्नल देती है कि सेशन में कई लोग एब्सेंट हैं, तो अटल पर्सनली एमपीज को फोन करके पूछते थे। उनके फॉर्मर एड याद करते हैं कि अटल एक लॉ मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते थे। हर स्पीच से पहले वो खूब रिसर्च करते थे। वो अपने सारे आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स लिख कर रखते थे। अपने हार्ड वर्क और पैशन की वजह से ही 1984 में उन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया गया। अभी तक बहुत कम लोगों को ये ऑनर मिला है, जिनमें इंद्रजीत गुप्ता और जयपाल रेड्डी भी शामिल हैं। अटल का फर्स्ट लव ही पार्लियामेंट था। उनके फार्मर एड ये भी शेयर करते हैं कि अटल कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। वो बोलने से पहले हमेशा सोचते थे और अपने इमोशंस पर, भावनाओं पर उनका कंट्रोल था। अगर उन्हें गुस्सा भी आ रहा हो तो वो भी शुद्ध हिंदी में बोलते थे। अटल वाजपेयी भले ही पब्लिक फिगर थे, लेकिन उनकी एक बेहद प्राइवेट पर्सनल लाइफ भी थी। उन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था। वो नेचर बड़ा वार्म और फ्रेंडली थे। उनके फ्रेंड्स हमेशा उनसे मिलने पहुंच जाते थे। हर तरफ के लोगों से उनकी फ्रेंडशिप थी। जो उनसे मिलने आते थे, अटल जी अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी उनसे जरूर मिलते। कोई अगर अपॉइंटमेंट के बिना ही चला आता तो उसे भी डिसअपॉइंट नहीं करता था। अटल कहते थे, अब मैं क्या करूं, मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने आए हैं तो मुझे भी तो उनको टाइम देना पड़ेगा। पोएट सुरेंद्र शर्मा अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। एक बार वो बिना अपॉइंटमेंट लिए अटल के ऑफिस पहुंच गए। उस टाइम अटल मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बात कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुरेंद्र का वेलकम किया और तीनों बड़ी देर तक बातें करते रहे। जब पीएम मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट के साथ पावर में आए,
अटल वाजपेयी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बने। इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को लेकर अटल इंटरेस्टेड थे। ये उनके करियर की अभी शुरुआत ही थी। अटल की हमेशा यही कोशिश रही कि इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बने। इस मामले में वो जवाहरलाल नेहरू से इंस्पायर्ड थे, जो खुद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे थे। अटल ने अपने टर्म में कोई रेडिकल चेंजेस नहीं किए। उन्होंने इंडिया की ये इमेज रखी कि वो सभी देशों के साथ मित्रता चाहता है। उन्होंने ये भी निश्चित किया कि हमारे फॉरेन पॉलिसी किसी भी तरह के रेसिज्म और कोलोनाइजेशन से दूर रहे। अटल कल्चर और रिलीजियस टॉलरेंस के प्रोमोटर माने जाते हैं। कंट्रीज ऑफ डाइवर्सिटीज होने की वजह से हमें सब लोगों के साथ एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा, और यही प्रिंसिपल अटल ने अपने फॉरेन पॉलिसी में भी अप्लाई किया। इंडिया का रसिया के साथ स्पेशल रिलेशनशिप रहा है। व्लादिमीर पुतिन इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते रहे हैं। रसिया ने इंडिया की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट किया है। तो अटल ने रसिया में साथ अपने गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश की, और साथ ही दूसरी कंट्रीज के साथ भी स्पेशल रिलेशन बनाने पर जोर दिया। इस तरह अटल ने यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, रोमानिया और दूसरे देशों के साथ फ्रेंडशिप निश्चित की। अटल ने इंडिया और चाइना की दोस्ती भी मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान की तरह चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ इंडिया की पहली बार हो चुकी है, और इसीलिए अटल 1979 में चाइना गए। हालांकि उन्हें इंसल्ट फील करनी पड़ी, क्योंकि जब अटल चाइना की ऑफिशियल विजिट पर थे तो उस टाइम डेंग साओपिंग ने वियतनाम को इन्वाइट करने का ऑर्डर दिया था। अटल को जब क्रिटिसाइज किया गया कि वो हमेशा कंट्री से बाहर ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं मना नहीं कर रहा कि मैं ज़्यादातर कंट्री से बाहर रहता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे दूसरा मौका दीजिए। अटल ने इजराइल के साथ भी कंट्री के रिलेशन इंप्रूव किए, वो भी तब जब पीएम देसाई ने बोला कि इंडिया इजराइल के साथ अब तक कोई रिश्ता नहीं रखेगा जब तक कि इजराइल अरब नेशंस पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ देता। अटल ने अपनी मिडिल ग्राउंड वाली पोजीशन रीस्टेट की। हालांकि वो इजराइल के साथ गुड रिलेशन बनाना चाहते थे, लेकिन अटल ने क्लियर कर दिया था कि इंडिया अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी कि इजराइल अब नेशन से दूर हट गया जाए, और साथ ही पैलेस्टीन के लोगों को उनकी जगह वापस दे। बीच कंट्रीज के अंदर अटल की जनता पार्टी आपसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई थी। इंदिरा गांधी की राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजी पीएम मोरारजी देसाई और एमपी चरण सिंह जनता पार्टी को बांटने में लगे हुए थे। अटल और उनके कलीग्स राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजी को हटाना चाहते थे। वो एक ऐसी लिबरल पार्टी चाहते थे जिसमें हर कल्चर और रिलीजन के लिए जगह हो, और वो जो महात्मा गांधी के सोशलिज्म से प्रभावित हो, जहां गरीबों और निम्न जाति के लोगों को बराबर अधिकार और अवसर मिले। अटल और उनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड LK आडवाणी और कुछ बाकियों ने मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। इसका नाम बेशक जनसंघ से लिया गया था, लेकिन इसकी इमेज एकदम डिफरेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले लीडर थे। उन्होंने मुस्लिम मिनिस्टर सिकंदर बख्त और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस KS हेगड़े जैसे लोगों को इसमें शामिल किया। बीजेपी का एजेंडा एक नई तरह की पॉलिटिक्स करना था, जो सिर्फ पार्लियामेंट सीट्स और फ्रंटेशन तक लिमिट ना रहे। बीजेपी ना तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है और ना ही कैपिटलिज्म को। अटल की इस न्यू पार्टी का मकसद पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना था। उसका सीधा मतलब है कि बीजेपी रिलीजन पर नहीं बल्कि मॉरलिटी पर फोकस करती है। LK आडवाणी की लीडरशिप में ने अयोध्या डिस्प्यूट का मामला उठाया था। हिंदू मानते हैं कि अयोध्या में जहां तब मस्जिद है, उस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। किसी जमाने में वहां पर भगवान राम मंदिर हुआ करता था, लेकिन 1528 में बिल्कुल उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए ये इश्यू उठाया। उस टाइम पर अटल वाजपेयी पार्लियामेंट के मामलों में बिजी थे। अयोध्या कांड के वक्त वो दिल्ली में थे। दिसंबर 6, 1992 के दंगों में बहुत से मुस्लिम मारे गए। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। उस दिन सुबह LK आडवाणी के साथ कुछ और बीजेपी मेंबर्स अयोध्या में मौजूद थे, लेकिन जब टेंशन बढ़ने लगी तो उन लोगों को वहां से निकलना पड़ा।
जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ था। अटल ने इस घटना पर बड़ा दुख जताया। उनका मानना था कि ये डिस्प्यूट लोकल लेवल पर ही सॉल्व कर सकते थे। वो इस तरह के तोड़फोड़ और दंगे के खिलाफ थे। अयोध्या मामला उसी तरह सॉल्व होना चाहिए था जिस तरह से सोमनाथ टेम्पल का हुआ था। अगर अयोध्या में राम मंदिर डिस्प्यूट के बीच रिविट किया जाता तो शायद ये ट्रेजेडी भी नहीं होती, और तब ना तो दंगे फसाद में इतने लोगों की जान जाती और बाबरी मस्जिद को भी डेमोलिश नहीं किया जाता। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन ने मुंबई, भोपाल, सूरत और बाकी जगहों पर दंगे भड़का दिए। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। बीजेपी और एल के आडवाणी के लिए अयोध्या ट्रेजेडी बहुत बड़ा झटका थी। लोगों में बीजेपी और आडवाणी बदनाम हो गए थे और सारा फेवर अटल को मिला, जो आडवाणी से ज्यादा मॉडरेट और एग्रीएबल थे। अयोध्या ट्रेजेडी अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुई और आडवाणी को जो स्कैंडल फेस करने पड़े उससे अटल की पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई थी। ये पॉपुलर इशू था जैन डायरीज का। ऐसा माना जाता था कि 1987 से 1997 के बीच कई टॉप पॉलिटिशियंस ने कुछ बिजनेसमैन से ब्राइब ली थी। एस के जैन नाम के एक बिजनेसमैन ने सारी लेनदेन एक डायरी में रिकॉर्ड करके रखी थी और ब्राइब लेने वालों में आडवाणी का भी नाम शामिल था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हैंडल किया था। वर्डिक्ट से पहले ही आडवाणी ने लीडरशिप अटल को पास कर दी थी। 1995 में बीजेपी की एनुअल मीटिंग में आडवाणी खड़े हुए और अनाउंस किया कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। इसके बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर लोग साउट करने लगे, अगली बार अटल बिहारी, अब अगली बारी अटल बिहारी। अटल की जेंटल नेचर की वजह से बहुत से लोग उन्हें पसंद करते थे। वो बड़े सोच समझकर अपने वर्ड्स बोलते थे ताकि किसी को बुरा ना लगे। अपनी ओपिनियन देखते वक्त भी वो मॉडरेट रहते थे। वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन में आने से बचते रहे। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में उन्होंने एक पॉजिटिव इमेज बनाए रखी। इस न्यू लीडरशिप ने बीजेपी को नई होप दी। दूसरी पार्टीज के पॉलिटिशियंस और जनरल पब्लिक भी अटल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक थी। 1996 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन जीत तो गए, लेकिन पोजीशन में सिर्फ 13 दिन रह पाए। वो बीजेपी पार्टी से जीतने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने। अटल को तुरंत ही स्ट्रांग अपोजिशन का पता चल चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट विंग मिलकर बीजेपी को पावर से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस बारे में अटल ने अपनी स्पीच में कहा, ये हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। 1998 में उन्हें एक और फेल टर्म फेस करना पड़ा। फिर 1999 में जाकर ही प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर पाए। 1999 से 2004 तक उन्होंने नेशन को सर्व किया। वो पहले ऐसे पीएम थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने 5 साल पूरे किए। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी अचीवमेंट न्यूक्लियर टेस्ट है जो इंडिया ने किया। इंडियंस इस टेस्ट का इंतजार पिछली 2 गवर्नमेंट के टाइम से कर रहे थे, लेकिन पीएम अटल ही थे जो ये कर पाए। उन्होंने इस टेस्ट के बारे में कहा था, राइज ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया। ये टेस्ट पोखरण के एक छोटे से डेजर्ट टाउन में हुआ था। पीएम अटल, साइंटिस्ट की टीम और मिलिट्री की देखरेख में ये टेस्ट अमेरिकन सैटेलाइट से छुपकर किया गया था। कुल मिलाकर मई 11 से 13 1998 को सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे और इसके बाद पीएम अटल ने खुद इसकी इंफॉर्मेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे देश को दी थी। इस न्यूक्लियर टेस्ट का इंडियंस ने खुलकर वेलकम किया, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट के प्राइस में भी उछाल आ गया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी खुश नहीं था। अमेरिकन ने अपनी मिलिट्री हेल्प कट ऑफ कर दी थी। फ्रांस और रसिया न्यूट्रल थे, जबकि चाइना भड़क गया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने डिमांड रखी कि इंडिया तुरंत न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद कर दे। उसके कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान ने भी चगताई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिस पर यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कुछ यूं रिएक्ट किया था, 2 wrongs don't make a right। दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ के फॉर्मर लीडर और अटल के मेंटोर थे, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच कॉन्फेडरेशन सजेस्ट किया और एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू ग्रुप्स ने इस बात का भरपूर विरोध किया। लेकिन दीनदयाल को इस बायलेटरल
रिलेशंस की काफ़ी एडवांटेज नजर आ रही थी। साउथ एशियन कंट्री के कई सारे इश्यूज पर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे। अटल ने सोचा, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं तो अब टाइम आ गया है कि दोनों आपस में अच्छे पड़ोसी मुल्क बन के रहें। इस टाइम के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी यही सोचते थे। उन्होंने पीएम अटल को ऑफिशियली पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट किया। फरवरी 1999 के दिन अटल ने हिस्टोरिकल क्रॉसओवर किया। वो पंजाब बॉर्डर के थ्रू बस से पाकिस्तान पहुंचे। अटल के साथ 22 लोग और थे जो अपने अपने फील्ड के जाने माने लोग थे। उनके साथ उनके कलीग्स थे, कुछ जर्नलिस्ट और देव आनंद, जावेद अख्तर और मलिका साराभाई जैसे सेलिब्रिटीज भी थे। जिस बस से उन्होंने ट्रैवल किया वो भी एक लोकल सेलिब्रिटी बन गई। इस बस सर्विस के थ्रू बॉर्डर के दोनों तरफ की फैमिलीज एक दूसरे से मिल पाती हैं। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान पहुंचे, नवाज शरीफ खुद उन्हें वेलकम करने आए। हजारों लोगों ने ये हिस्टोरिकल क्रॉसओवर देखा। जैसा कि अटल जी ने कहा था, ये साउथ एशिया की हिस्ट्री में एक यादगार मोमेंट रहेगा। हम सब यहाँ चैलेंजेस से ऊपर उठने के लिए साथ में खड़े हैं। उनके और शरीफ के बीच लाहौर समझौता हुआ था, जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर जैसे डिस्प्यूट्स का पीसफुल तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों कंट्रीज के बीच एक फ्रेंडली कल्चरल, कमर्शियल और मिलिट्री रिलेशनशिप मेंटेन रखने की बात की गई और ये भी कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्क रिड्यूस करेंगे। अटल ने शरीफ से मीटिंग तो की ही, साथ ही वो मीनार पाकिस्तान भी देखने गए। ये मॉन्यूमेंट 1947 में एक नए नेशन के बर्थ की यादगार के तौर पर बिल्ड किया गया था। कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि अटल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ये इम्प्रेशन जाएगा कि वो पाकिस्तान के कंसेप्शन को अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन पीएम अटल ने कहा, मुझे इस स्टैंप ऑफ अप्रूवल में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। पाकिस्तान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अपनी एक पहचान है। पीएम अटल ने इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन किया था। इंडियन इकोनॉमी को पावरफुल बनाने में उनके एफर्ट्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। फर्स्ट, उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को प्राइवेट किया। पहले ये दोनों बड़ी ऑयल कंपनीज गवर्नमेंट चलाती थी। अटल ने इंटरनेशनल टेलीफोन कंपनी, विदेश संचार निगम को भी प्राइवेट करके न्यू गवर्नमेंट कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड क्रिएट की। 2000 से 2002 के बीच 13 होटल्स और 12 कंपनी बेच दी गई जो गवर्नमेंट के अंदर में थी। इसे मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान टेलीपेंटर्स और मेंटेनेंस कंपनी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट के कई होटल्स भी शामिल थे। लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन के पीछे लॉजिक क्या था? क्योंकि पीएम अटल चाहते थे पेट्रोलियम, फूड, टूरिज्म, माइनिंग, टेक्नोलॉजी और बाकी सेक्टर्स बेटर ग्रो करें और सिर्फ लीडिंग कॉर्पोरेशंस और ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स के अंडर में ही इन कंपनी की ग्रोथ सिक्योर थी। इन सोर्ट ऑफ कंपनीज की ग्रोथ का ब्यूरोक्रेसी लिमिट नहीं कर सकती थी। अरविंद पनागरिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट, ने इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। उन्होंने लिखा कि यूपीए गवर्नमेंट में इंडियन इकोनॉमी की हाई ग्रोथ पीएम अटल के रिफॉर्म पॉलिसी की वजह से ही पॉसिबल हुई। लास्ट ईयर अटल के टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ 8% थी और 10 साल के बाद भी ये सेम रही। पीएम अटल के एडमिनिस्ट्रेशन में लो इंटरेस्ट रेट था और इन्फ्लेशन रेट भी कम था। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे ज्यादा याद किया जाएगा वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम। पीएम अटल को आइडिया हो गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएगा। ये एक वेल कंसीव्ड और वेल एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम था जो 2012 में पूरा हुआ। इंडिया के चारों कॉर्नर्स अब फाइनली कनेक्ट हो गए थे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली को अब एक हाईवे नेटवर्क कनेक्ट करता है। आज बेंगलुरु, सूरत, कानपुर और बाकी दूसरी बड़ी सिटीज से होकर बिग रोड्स गुजरती हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल
प्रोग्राम से न केवल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हुई, बल्कि इसकी वजह से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स भी इम्प्रूव हुए। साथ ही इसने हमारे देश के डाइवर्स कल्चर को भी नरिश किया। आज इंडिया पहले से कहीं ज़्यादा जियोग्राफिकली यूनाइटेड है और इस एम्बिशन को किसी और ने नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया। अटल के 5 साल का टर्म पूरा होते होते वो ऑलरेडी 80 साल के हो चुके थे। वो एक माने हुए स्टेट्समैन थे जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट में कई अप्स और डाउन्स देखे थे। फरवरी 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी को तेज फीवर और चेस्ट इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उन्हें स्ट्रोक आया था जिससे उनकी कंडीशन बिगड़ती चली गई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी के न्यू कैंडिडेट को लेटर लिखकर अपनी ब्लेसिंग्स दी। खराब हेल्थ कंडीशन के चलते उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ी। अब वो अपने घर में ही व्हील चेयर में बैठे रहते थे। स्ट्रोक की वजह से वो बड़ी मुश्किल से बोल पाते थे। बाद में उन्हें डिमेंटिया भी हो गया। डायबिटीज की वजह से उनकी बॉडी भी काफी वीक हो गई थी। उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत होती थी और ईटिंग प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। इस सब के बावजूद उनके कलीग्स और फ्रेंड्स उनसे मिलने आते रहे। उनके लास्ट बर्थडे पर उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इस सेरेमनी में उनके सारे फॉलोअर्स आए थे। लोगों के दिल में इस आदमी के लिए एक डीप रिस्पेक्ट थी और बेसुमार प्यार था, जिसने अपनी पूरी लाइफ देश के नाम कर दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक पॉलिटिशियन से कहीं बढ़कर वो वास्तव में एक एक्सीलेंट स्टेट्समैन थे। वो उन कुछ गिने चुने लीडर्स में थे जो पॉलिटिक्स में होने के बावजूद लोगों की सेवा के लिए डेडिकेट रहे। अटल की अमेजिंग एबिलिटी थी कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी के लोगों से भी निभा लेते थे। वो सिर्फ 25 साल के थे जब दिल्ली आए थे। इंडियन रिपब्लिक की जस्ट शुरुआत हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। अटल एक यंग मैन थे जब पार्लियामेंट में आए। उन्होंने किस बर्ड ऑफ व्यू की तरह इंडिया को एक नेशन के तौर पर अपने सामने बनते हुए देखा। उन्होंने किसी बर्ड ऑफ व्यू की तरह इसे देखा था। किसी जमाने में पार्लियामेंट सोलर सिस्टम की तरह था जिसमें नेशनल कांग्रेस सन की तरह थी और बाकी दूसरी पार्टीज प्लैनेट की तरह उसके चक्कर लगाती थी। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो बीजेपी को एकदम नई स्तर पर लेकर गए। एक तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट का नया सूरज बना दिया था। इंडिया के लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अल्टरनेटिव मिल चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी ने नेशन को ज्यादा चॉइस और ज्यादा ओपन माइंडेड व्यू दिया। सर्विस ओवर पॉलिटिक्स और कॉन्सेंसस बिल्डिंग ऐसी बातें हैं जो आज भी पार्टी के पॉलिटिशियंस अटल जी से सीखते हैं। अब पूरा कंक्लूजन ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा मिडिल ग्राउंड में रहे, क्योंकि वो किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। वो हर कास्ट और रिलीजन के लोगों के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते थे। उन्होंने सभी लोगों को एक्सेप्ट किया और उन्हें सबके भले की फिक्र थी। पीएम अटल ने पॉजिटिव सेकुलरिज्म और गांधीयन सोशलिज्म को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी पर सबका हक है। उन्होंने पार्लियामेंट में एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स की और हमेशा लोगों की सर्विस को प्रायोरिटी दी, जो कि एक पॉलिटिशियन की एक ड्यूटी है। अपने जेंटल और फ्रेंडली नेचर से वो सबका दिल जीत लेते थे। वो एक ग्रेट इंसान थे जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के ग्रेट लीडर्स में से एक थे। उन्हें हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।